हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बिल्कुल अच्छे से होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब जनवरी आपका लगभग ख़त्म हो गया। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। फरवरी के आपके 29 दिन, क्योंकि अब की बार फरवरी में 29 है। दूसरा 5 या 6 दिन आपके मार्च के मान लो, यानी अब ज़्यादा नहीं, आपके पास 35 से 36 दिन आपके पास रह चुके हैं और एक बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे इस चैनल पर आपको गणित के मैंने लगभग 3 से 4 प्रश्नावली कंप्लीट करवा दी और बहुत आसान तरीके से करवाई। एक बार आप देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमारा चैनल आपके सामने एग्ज़ाम नगरिक से है, बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, साइंस जो है ना, साइंस के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ चैप्टर वाइज कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 5 आपके सामने है, ये रहा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसके इंपॉर्टेंट सवाल ये सारे सवाल मैं आपको बुक्स में बता दूं। पहला है आपका न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत की सीमाएं। तो साथ ही मैं छोटे क्वेश्चन भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो देखो, एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है वैसे, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 नंबर में डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले डोबे राइनर एक जर्मन रासायनिक थे, बिल्कुल इनका पूरा नाम जो है वुल्फगांग डोबे राइनर है, ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूह को चुना और उन समूह को ही त्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिक आपका कहा जाता है। डॉबे राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। तो ये आपका डोब राइनर का त्रिक सिद्धांत है, मैंने बताया। ये 3-4 लाइन आप याद कर लेना, ये हिसाब का सवाल बनेगा। अब देखो, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आ गया आपके सामने, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखो, इन्होंने जब कार्य आरंभ किया तो तत्व कितने थे आपको याद रखना, 56 तत्व थे। कितने तत्व थे? 56। 1886 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों का परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56 तत्वों में थोरियम पर समाप्त कर दिया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म तत्व के गुणधर्म समान है। तो उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की है, ठीक है। यानी संगीत का अष्टक, यानी यहाँ से देखो, सारे गामा पा दानी, ठीक है, इससे की है। अब यहाँ से सवाल ये बन सकता है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा कि इसकी सीमाएं क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है सवाल। तो इसकी सीमाओं की बात करूँ तो यहाँ देखो, इसकी सीमाएं दे रखी सारी। ये सीमा नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5 सीमा याद करनी है आपको। अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। क्लियर? दूसरा, प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्वान है, भविष्य में कोई तत्व अन्य नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व भी मिले, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो, ये वाला देख लेना आप। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक लागू हो पाया। दूसरा, नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया आपका, ठीक है। तो ये 4 सीमाएं आपको एग्जाम में लिखनी है। एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं बताइए। तो ये 4 सीमाएं आप लिख देना, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे आ जाऊँ, आगे आ जाता तो अगला क्वेश्चन है अपना इंपॉर्टेंट जो है, वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है। ये मेंडलीव है, जिनका जन्म आपके साइबेरिया में हुआ, ठीक है। इन्होंने जब अपना कार्य आरंभ किया था तो अब कितने तत्व थे टोटल, तो मैं आपको बता देता हूँ, 63 तत्व थे, ठीक है। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया, तभी कि इनके बीच संबंध क्या है। और रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत देखो, थोड़ा नीचे कर देता हूँ आपको दिखने में आसानी हो। तो रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैं आपको बता देता हूँ, तो जो आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी का जो सिद्धांत है वो आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये 1 नंबर में आपका सवाल पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। 2 नंबर में भी आता तो ये लाइन आपको लिखनी है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को तो ग्रुप कहा जाता था, जबकि क्षैतिज जो पंक्तियां होती थी आपकी उन्हें पीरियड यानी आवर्त कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता, तो पीरियड या आवर्त, जबकि ऊर्ध्व जो स्तंभ होते थे आपके खड़े ऐसे, यानी ये है ना ऊर्ध्व स्तंभ यानी ऐसे डंड है, और क्षैतिज यानी ऐसी लाइन है, तो ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप और समूह कहा जाता था। अब आगे बढ़ जाता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट सवाल ही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आ जाओ आप, अगला जो हो जाएगा आपका आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले तो इसका जो सिद्धांत है, आवर्त नियम क्या है, वो आपको याद रखना, यहाँ से स्टार्ट है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में देखो आपको 18 तो ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, 7 आपके क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, 18, जबकि क्षैतिज कितनी रेत आपकी पंक्तियां है, तो 7 है। कितनी है, 7 है। अब फिर आपको ये सारणी याद करनी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 20 तक आपको याद करना। फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी सिखाऊंगा। इससे पहले एक अपना इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से देखो, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से ज़्यादा संभावना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सवाल आपसे पूछा जाएगा। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु में सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करती है। इंपॉर्टेंट, परमाणु साइज भी पढ़ लेना, ठीक है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोष की दूरी ही परमाणु साइज को दर्शाती है। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपका बनता है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सवाल कैसे बनता है, बिल्कुल आपको याद रखना। सवाल आपका इस तरह से बन सकता है कि आपको क्या करना है, कुछ यानी पूछेगा 2-3 अर्धधातु या उपधातु किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये धातुओं अधातु इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखो सवाल ये बन सकता है कि परमाणु का साइज कब बढ़ता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो समूह में ऊपर से नीचे यानी सारणी में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु का साइज आपका बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, इसमें नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच दूरी बढ़ जाती है आपकी। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। उसके लिए सबसे पहले देखो आपको ये सारणी जरूर याद करनी है। अगर यहाँ से पक्का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सवाल बनेगा, लेकिन ये सारणी आपको याद होगी ना, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाओगे, अन्यथा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल सकते हो। कैसे याद करनी, हाइड्रोजन, फिर आपका हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, 20 तक आपको याद करनी है। 20 तक आप परमाणु क्रमांक याद कर लेते हो तो आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका कैसे निकाला जाता है। तो बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ, देखना। जैसे ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले तो ये देख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है आपका। लेकिन एक बात याद रखना आपको, जब आपको परमाणु क्रमांक याद होंगे तभी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा, अन्यथा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल नहीं निकल सकता। इस बात को पूरा ध्यान रखें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अच्छे से याद कर लें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होंगे तभी आप परमाणु क्रमांक याद होंगे तब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। तो एक सूत्र याद रखना बस आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस 20 तक ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे सूत्र आपका ये है, ये याद रखना बस आपको। ये ट्रिक मान लो, सूत्र मान लो, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना आपका, ये पूरे 1 महीने पढ़ते तो भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में अगर आपका सवाल आ जाए तो आप कैसे करोगे। 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बस इतना सा याद रखना। क्या, 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p फिर 4s, बस इतना सा याद रखना। अब s वाले जितने भी कोष हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे और p वाले में 6 डालेंगे, बस इतना सा याद रखना। अब देखो कैसे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, 6 है,
तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, कार्बन कितने नंबर पे आता है, तो देखो मैं बता रहा हूँ, कार्बन आपके 6 नंबर पे आता है, इसलिए मैंने कहा था परमाणु क्रमांक याद करना। तो 1s2 लिख दो, सबसे पहले क्रम से लिखना, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s में भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आ सकते हैं, तो 2s2, तो ये 6 नंबर पर आता है 1s2 2s2, 2 2 4 तो हो गए, आपको 6 करना है, तो पी वाले में कितने डाल देंगे अपन, 2 और डाल देंगे, ये 6 हो गए, यानी ये कार्बन का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कितना आसान है। पी में अधिक से अधिक 6 डाले जा सकते हैं, बाकी एस वाले में केवल 2 ही डालेंगे, ठीक है। जहाँ भी पी दिख जाता है अधिक से अधिकतम आपको 6 इलेक्ट्रॉन डालना है। जैसे और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो आप, आपके पास क्या है, तो आपके पास एक है फास्फोरस है, फास्फोरस आता है आपके 15 नंबर पे। परमाणु क्रमांक क्या है फास्फोरस का, तो फास्फोरस आता है आपके 15 नंबर पे। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना कैसे बनाओगे, तो फास्फोरस का सबसे पहले 1s2, 2 आएंगे s2 में, पूरे पूरे डाल दो, 15 तक गिनना आपको, फिर 2s2, ये 2 डाल दिया, फिर 2p6, तो अभी कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10 हो गए, 15 तक लाना, फिर आप लिख दोगे 3s2, 3s2, ये लो 3s2 हो गया, 12 हो गया, 12 के बाद फिर 3p, अब 3p 12 तो ऑलरेडी हो गया, अब p में अधिक से 6 डाल सकते हैं, कम तो आप 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हो, तो 15 के लिए केवल 3 कम पड़ रहे, तो अपन 3 डाल देंगे। ये आपका फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बस अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपके लिए बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। इसके अलावा देखो मैं और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपको एक ले लो, आप ऑक्सीजन है आपका, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है आपका 8 नंबर पर आता है। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। तो एक तो हो गया आपका 1s2, दूसरा हो गया आपका 2s2, क्योंकि एस वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 2, अब कितने कम पड़ रहे हैं भाई, 2 2 4 तो हो गए, आपको 8 करने हैं तो 4 कम पड़ रहे हैं, यानी 2p, पी वाले में अधिकतम 6 डाल सकते हैं, तो उसमें से अपन कितने 8 करने के लिए 4 ही डाल देंगे, ये लो, तो ये 2 2 4 2 4 8 हो गया। आपके ऑक्सीजन कितने नंबर पर, 8 नंबर पर आता था। ये ऑक्सीजन का आपका, ऑक्सीजन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो गया। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ आपका, जैसे कि आपका होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम यानी एम, मैग्नीशियम आता है आपके 12 नंबर पर, कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करूँ तो देखना, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए। अब कितने कम पड़ रहे, 2 कम पड़ रहे, तो 3s वाले में आ जाओ, 3s में 2 और डाल दो, ये लो, ये मैग्नीशियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बस मेरी बात अच्छे से सुनो, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, पी वाले में अधिकतम 6 डाल सकते हैं, एस वाले में केवल 2 डाल सकते हैं। इतना सा याद रखना आपको, इतना सा अगर आप याद रख लेते हो तो आप 20 तक आपको परमाणु क्रमांक याद करने हैं, जो कि पार्ट नंबर 5 में आपको सारणी दी हुई है। 20 तक आप याद कर लेते हो तो बाकी आपका पूरा सही हो जाएगा। तो जल्द ही हम अगले नेक्स्ट 6ठे चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और आधुनिक आवर्त सारणी का सवाल बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना। और क्लास अच्छी लगी तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।